तो अभिनव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एंजाइम टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11 का। तो सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं बेटा। बेसिक बात करें हम लोग कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब देखो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है मींस ये किसी भी रिएक्शन को करवाए। अगर ये किसी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, किसी रिएक्शन के होने में सहायता करेगा, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उस रिएक्शन को बढ़ाएगा, उस रिएक्शन को इंक्रीज ही करेगा, उस रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके दोस्त। जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त अच्छे ही हो, आपकी तैयारी में सहायता ही करें। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो खुद पढ़ते हैं और आप पढ़ने लगो तो आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो एंजाइम की तरह ही होते हैं दोस्त, आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं, आपको इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो कैटलाइज करेंगे किसी भी रिएक्शन को। अब देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा, तो मैंने बताया था पहले क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जो क्या होता था, एक लॉन्ग रोड लाइक था, एक लंबे डंडे की तरह स्ट्रक्चर था प्राइमरी, जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद था। फिर इसके बाद में द्वितीय संरचना बनती थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता था, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड आकर उसकी और स्टेबिलिटी को बढ़ाता, जिसमें दो सवाल थे, इंटरचेन एच बॉन्ड किसमें बनता है, इंट्राचेन एच बॉन्ड किसमें बनता है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन अपने ऊपर ही फोल्ड होता है, एक होलो वुलन बॉल की जैसे। इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बताया था, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर से सवाल आए तो पहला तो पूछा जाएगा कि टर्सरी स्ट्रक्चर किस चीज के लिए जरूरी है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का इसेंशियल था बेटा, किसके लिए? बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इसेंशियल था, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इसेंशियल था। दूसरा मैंने बताया था कि टर्सरी स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड था, एच बॉन्ड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था। बोले सर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बताया था आपने, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी बताया था आपने, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी बताया था, और आपने कोवेलेंट बॉन्ड भी बताया था, ठीक है। बोले डाइसल्फाइड बॉन्ड कहीं सुना सुना लग रहा है, ये वही है जो आपने 12th की क्लास में पढ़ा होगा। इंसुलिन के बीच में जो बॉन्ड होता है, दो सल्फर अमीनो एसिड्स के बीच में, सल्फर अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन, ठीक है। तो वैसा है। तो क्या होता है, ये जो एंजाइम होते हैं ना बेटा, ये टर्सरी स्ट्रक्चर ही होते हैं प्रोटीन के। तो एंजाइम्स आर द टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो एंजाइम क्या है बेटा? टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के। अब देखो दो सवाल, क्या बेटा, कि क्या सारे प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, या सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं? बोले ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं? ऑलमोस्ट। पर ये भी हमेशा सही नहीं है कि हमेशा सारे एंजाइम्स प्रोटीन होंगे। मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं टर्सरी। एक एंजाइम होता है जिसमें आरएनए क्या होता है, आरएनए जो एक क्या होता है, एंजाइम होता है। तो क्या कभी कभार न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी एंजाइम का काम कर सकता है? तो जब आरएनए एंजाइम का काम करे, इसको बोलते हैं बेटा क्या, राइबोजाइम। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है, राइबो। जैसे कि आपको दो चेन और बताई थी मैंने, 70S और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम में। 70S वाले में 23S जो सब यूनिट था, आरएनए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पेप्टाइड ट्रांसफरेज का काम करता था, और यूकार्योट में कौन करता था सेम काम? 28S आरएनए करता था, ठीक है। तो ये बात हो गई कि क्या कभी कभार आरएनए भी एंजाइम का काम कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? राइबोजाइम। सबसे पहला जो एंजाइम आइसोलेट किया गया था, सबसे पहला एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था, वो बेटा एक फंगस से आइसोलेट किया गया था। किससे आइसोलेट किया गया था? एक कवक फफूंद से आइसोलेट किया गया था, फंगस से आइसोलेट किया गया था। आगे की बात पर आते हैं हम लोग। क्या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन? ये भी स्टेटमेंट
है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते। क्या बेटा? ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, मतलब ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। एंजाइम आर स्पेसिफिक, ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट। ये समझ में नहीं आया तो बेटा क्या होता है, जैसे कि मैं एक मॉलिक्यूल बताऊं तुम लोगों को, सुक्रोज, जो क्या होता है, इनवर्ट शुगर होता है। ये सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसेचराइड है। कैसी है? डाइसेचराइड है, मतलब दो मोनोसेचराइड से मिलकर बनी हुई है, जिनके बीच में आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये सुक्रोज क्या किया, सुक्रोज को वाटर की सहायता से सुक्रेज नाम का एंजाइम और इनवर्टेज नाम का एंजाइम, क्या हुआ, इसको दो मॉलिक्यूल में तोड़ा, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में तोड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो सुक्रेज एंजाइम है ये स्पेसिफिकली सुक्रोज पर ही काम करेगा, दूसरा किसी पे काम नहीं करेगा। जैसे लैक्टोज वाले पर, लैक्टोज जो है उसके ऊपर कौन काम करेगा, लैक्टेज। वैसे ही ठीक है, यूरिएज हो गया, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अपने एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही काम करेंगे, सभी सबस्ट्रेट पर काम नहीं करेंगे। इसको इन्वर्टेज क्यों बोलते हैं या इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं इसको? बेटा होता क्या है, जो ग्लूकोज होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, लेकिन जो फ्रक्टोज होती है वो लेवो रोटेटरी होती है। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्रक्टोज क्या होती है, लेवो रोटेटरी होती है। अब फ्रक्टोज जो कि लेवो रोटेटरी है वो -92.4 डिग्री होते हैं। तो क्या होता है कि यहां पर ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज लेवो, लेकिन जो क्या होगा, इन दोनों प्रोडक्ट का जो लेवो रोटेटरी पावर होता है ना, वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ज्यादा है। ये हम लेवो और डेक्स्ट्रो क्या है, लाइट की डायरेक्शन में घुमाने के तौर तरीके हैं कि हो सकता है कि एक एक्स में घुमाए तो दूसरा नेगेटिव एक्स में घुमाए, तो जो डायरेक्शन है रोटेशन की है लाइट को, वो क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी कहलाता है। अब देखो सुक्रोज क्या होती है बेटा, सुक्रोज होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी से एक लिवो रोटेटरी प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब उल्टा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। उल्टा हो जा रहा है मतलब इन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि एंजाइम्स कैसे होते हैं बेटा, स्पेसिफिक होते हैं। राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड आरएनए है जो एंजाइम की तरह काम कर सकती है। एंजाइम क्या होते हैं बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। जब एंजाइम फोल्ड होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है, जब एंजाइम फोल्ड होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसमें एक पॉकेट बनता है। उस पॉकेट को क्या बोलते हैं बेटा, अपन एक्टिव साइट बोलते हैं। और एक्टिव साइट पर कौन आकर जुड़ता है, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है, क्रियाधार आके जुड़ता है। दूसरी चीज बेटा, ये जो एक्टिव साइट होती है ना, यहाँ पर क्या मौजूद होती है, अमाइनो एसिड्स मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है, अमाइनो एसिड्स मौजूद होती है। एक एंजाइम पर मान लो कि जैसे ये एंजाइम है, एक एंजाइम पर जितनी भी एक्टिव साइट होगी, एक एंजाइम पर जितनी भी एक्टिव साइट होगी, जितनी भी एक्टिव साइट होगी, ऑलमोस्ट उनमें क्या होगा बेटा, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। एक एंजाइम में चाहे कितनी भी एक्टिव साइट्स मौजूद हो, तो एक्टिव साइट पर तो कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा। तो एंजाइम क्या है, टर्सरी प्रोटीन है, जो जब फोल्ड होगा तो पॉकेट बनेगा जिसको एक्टिव साइट बोलेंगे, और वहां पर कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा। अब देखो ये वाली रिएक्शन कहीं देखी लग रही है, इस एंजाइम का नाम कहीं सुना लग रहा है। वैसे तो बहुत सी बातें होती है, आपको सुनते हो भूल जाते हो, पर इस एंजाइम का नाम नहीं भूलना है। ये वही एंजाइम है जो कहां मिलता है बेटा, आरबीसी में भी मिलता है, प्लाज्मा में भी मिलता है। लेकिन क्या बोला था मैंने वहां पे कि ये आरबीसी में ज्यादा मिलता है, प्लाज्मा में कम मिलता है। ठीक है, इसलिए ही CO2 के ट्रांसपोर्ट में, जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा उसमें भी बताऊंगा कि CO2 के ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में कौन से एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, कार्बनिक अनहाइड्रेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में बनाती है
क्या है ये? कार्बनिक एसिड। क्या है बेटा? कार्बनिक एसिड है। लेकिन कार्बनिक एसिड कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। तो इस रिएक्शन को तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो ये रिएक्शन थोड़ी बहुत ऐसी है, रिवर्सिबल भी दिखा रखी है। अब देखो दूसरी चीज क्या है। क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे थे और बाई का ये जो कार्बनिक एसिड बना रहे थे एंजाइम की एब्सेंस में, जब एंजाइम मौजूद नहीं था तो क्या बना रहे थे? सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे हर एक घंटे में। कितना बेटा? हर एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कार्बनिक अनहाइड्रेज नाम का एंजाइम आया, ये जो इसकी रेट थी रिएक्शन की, हर एक सेकंड में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कार्बनिक एसिड के मिलेंगे बेटा वो कितने हो गए? 6 लाख तक हो गए। कितने हो गए? 6 लाख मॉलिक्यूल्स तक हो गए। कब? हर एक सेकंड में। जब एंजाइम नहीं था तो पहले 200 मॉलिक्यूल मिल रहे थे हमें, कितने? एक घंटे में। अब कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें? पर सेकंड में ही 6 लाख मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। मतलब इस रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर देता है कौन? कार्बनिक अनहाइड्रेज। कौन बेटा? कार्बनिक अनहाइड्रेज। दूसरी चीज, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, कोई भी एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है। जैसे कि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं, ये प्लांट वाला टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ग्लूकोज को, जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है बेटा, उसको क्या करते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में तोड़ते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में तोड़ते हैं जो 3 कार्बन वाला है। देखो 6 कार्बन से इधर भी क्या होता है? 6 कार्बन ही ऑब्टेन हुआ। तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन वाला है उसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं 3-3 कार्बन वाले। इस प्रोसेस के दौरान मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि इस प्रोसेस के दौरान 10 स्टेप होती है। कितनी? 10 स्टेप होती है। और हर एक स्टेप ईच स्टेप क्या होती है बेटा? एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होती है। हर एक स्टेप कैसे होती है? एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होती है। मतलब इस रिएक्शन में टोटल 10 एंजाइम चाहिए होती है। दूसरी चीज, अब देखो एंजाइम, जो नेचर ऑफ एंजाइम का जो एक्शन होता है वो कैसा होता है बेटा? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन को समझाने के लिए मैं 2 सिद्धांत बताता हूं। फर्स्ट जो थ्योरी दी गई थी, लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी जो दी गई थी बेटा, ये दी गई थी इमिल फिशर के द्वारा। इमिल फिशर नाम के व्यक्ति ने क्या बताया था कि जैसे कि हमारे पास एक ताला होता है, उस ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, तो एक ताले की पर्टिकुलर चाबी ही उस ताले को खोल पाएगी। जब तक वो चाबी नहीं आएगी ताला नहीं खुलेगा। सिमिलरली ये क्या बोलता है कि मान लो मेरे पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम के पास जब उससे मिलने वाली, इस एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है, इस एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है वहां पर वही सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा जो बेटा स्ट्रक्चर में उसके जैसा होगा, कोई दूसरा स्ट्रक्चर में आकर जुड़ नहीं सकता। मतलब यहां पर की का काम कौन कर रहा है? सबस्ट्रेट कर रहा है। और लोक का काम कौन कर रहा है बेटा? एंजाइम कर रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल कि लोक का काम एंजाइम करता है और की का काम सबस्ट्रेट कर रहा है। ये चीज हमें क्या बता रही है? ये चीज हमें ये बता रही है कि ये पर्टिकुलर एंजाइम इसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है। मतलब ये जो लॉक एंड की थ्योरी है जो हमें बता रही है कि एंजाइम के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, एंजाइम के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा सबस्ट्रेट के हिसाब से। मतलब ये चीज हम लोगों को स्पेसिफिसिटी को बताती है, स्पेसिफिसिटी को बताती है। जो विशेषता वाला बताया था अभी मैंने आपको, वो चीज को बताती है कि ये पर्टिकुलर जो एंजाइम है उससे वही सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, दूसरा सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा नहीं। तो ये विशेषता वाले को बताती है। तो इसके अनुसार क्या है कि एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसकी एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट के हिसाब से कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी थ्योरी थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। देखो इंड्यूस्ड जो फिट थ्योरी थी ये दी गई थी बेटा कोसलैंड के द्वारा। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दी गई थी कोसलैंड नाम के व्यक्ति के द्वारा। उसने क्या बताया था कि जैसे मेरे पास ये एंजाइम था, इसकी शेप थोड़ी सी, जैसे कि मान लो कि मेरे पास
ये कोई एक एंजाइम था, मेरे पास जो सबस्ट्रेट आया बेटा ऐसी शेप का आ गया, तो ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये यहां पर जुड़ नहीं पाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये सबस्ट्रेट आएगा, जैसे ही ये सबस्ट्रेट आया, इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो एंजाइम था उसने क्या कर लिया बेटा, कन्फर्मेशनल चेंज कर लिया। क्या कर लिया बच्चे, कन्फर्मेशनल चेंज कर लिया। मतलब जैसे ही सबस्ट्रेट आया, इस एंजाइम ने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस किए। मतलब जैसे कि ये एंजाइम पहले ऐसा था, अब क्या हो गया बेटा, ये एंजाइम जो पहले ऐसा था उससे बाइंड नहीं हो रहा था, अब देखो कैसा हो गया कि इसके जैसा हो जाएगा, कि कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस मतलब इसकी शेप में चेंजेस हुए हैं ताकि ये वाला जो सबस्ट्रेट है अब इससे बाइंड हो सके, ये वाला सबस्ट्रेट इससे बाइंड हो सके। तो ये वाला किस चीज को बता रहा है, इंड्यूस फिट थ्योरी जो पोर्सलेन ने बताई थी, ये बताया है कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज होती रहती है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली, जबकि लॉग एंड की थ्योरी क्या बोलती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की थ्योरी चेंज नहीं होती। एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट से उसी साइड पर आकर जुड़ेगा स्पेसिसिटी के कारण, और सिर्फ वही सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा जब उसकी साइड स्ट्रक्चर उसकी जैसी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तीसरा एक और सिद्धांत था बेटा, जो क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो थ्योरी थी, ये किसके द्वारा दी गई थी, माइकलिस एंड मेंटन नाम के कुछ व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। क्या बोला था माइकलिस और मेंटन ने, क्या बोला था कि एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ेगा, जब ये एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो एक बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दूसरी चीज कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये हमेशा कैसा होगा, पहली बात तो ये कुछ समय के लिए बनेगा, ट्रांजिएंटली होगा। दूसरी बात क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये हमेशा कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, हमेशा अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब क्या होगा कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट है, धीरे धीरे एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट से बॉन्ड तोड़ने लगेगा और प्रोडक्ट से बॉन्ड बनाने लगेगा। मतलब सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगेगा, पुराने बॉन्ड तोड़ने लगेगा और नए बॉन्ड की संरचना फॉर्मेशन करने लगेगा। तो अब बनने लग जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, एंजाइम अलग रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग रिलीज हो जाएगा। तो ये एंजाइम जो है ये दोबारा, ये एंजाइम क्या हो जाएगा, रेडी फॉर न्यू रिएक्शन, कि दूसरी रिएक्शन के लिए ये एंजाइम क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये एंजाइम रेडी फॉर न्यू रिएक्शन हो जाएगा और हमारे को सेपरेटली क्या मिल गया बेटा, प्रोडक्ट मिल गया। तो ये वाली थ्योरी थी, किसकी दी गई थी, माइकलिस और मेंटन कंसेप्ट था। क्या था बेटा, देखो कि एंजाइम एक्ट्स विद, क्या था कि एंजाइम एक्ट विद सबस्ट्रेट लाइक लॉग एंड की मॉडल अपन ने बात कर लिया था उसके, ठीक है। दूसरा था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला, कि सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने वाला होगा। दिस इंड्यूस some changes in enzyme so that the substrate is tightly bound with the active site of the enzyme to form the enzyme substrate complex। कि क्या था, पहले एंजाइम अकेला था, उसके पास सबस्ट्रेट आया, उसके एक्टिव साइट से जुड़ा, पुराने बॉन्ड टूटने लगे, नए बॉन्ड बनने लगे, जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो गए, पास में क्लोजली बाउंड हो गए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं, तो एंजाइम किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। लास्ट में क्या होगा बेटा, कि जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और खुद भी रिलीज हो जाएगा ताकि वो नई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इतनी बात। दूसरी बात अब देखो क्या है कि मैं बता रहा हूं, पहले ये वाला जो पॉइंट था,
ये वाला जो पॉइंट है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन के प्रोग्रेशन के बीच में। ये वाला जो पॉइंट है ये है बेटा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ये वाला पॉइंट है एंजाइम सबस्ट्रेट, ये वाला पॉइंट है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो एंजाइम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंजाइम तो रिएक्शन में ऐसा वापस आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसकी है बेटा, सबस्ट्रेट की है। तो ये जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो, क्योंकि देखो ये इतनी एनर्जी किसकी है, सबस्ट्रेट की, ये एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ये कहलाती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ग्राफ में ध्यान रखना है, ग्राफ का सवाल आता है कि ये एंजाइम के बिना एक्टिवेशन एनर्जी है और ये एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब एंजाइम ने क्या कर दिया, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसको कम कर दिया, मतलब रिएक्शन को जल्दी करवा रहा है, रिएक्शन को जल्दी करवा रहा है। अब दूसरी बात देखो, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट। अभी मैंने बोला कि ट्रांजिशन स्टेट जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा बेटा, उसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से भी ज्यादा होगी, मोस्टली सबस्ट्रेट से भी ज्यादा होगी, और उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट से भी ज्यादा होगी। सबस्ट्रेट से भी ज्यादा है और किससे ज्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब है, बेसिकली मैं ये जो समझाना चाहता हूं वो बात ये है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी क्या जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ये कैसा है बेटा, अनस्टेबल है। कैसा है ये, अनस्टेबल। अब दूसरी बात, दो कंसेप्ट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। देखो ग्राफ आएगा बेटा ऐसा, सवाल अब देखो ये सबस्ट्रेट की एनर्जी थी। पहला पॉइंट ऐसा ग्राफ आए कि एक्सो कौन सा है, एंडो कौन सा है, पहला वाई पॉइंट लोकेट करो। ये सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी थी। तो वाई पर तो देखना आता है ना कि ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो गई बेटा, रिलीज हो गई। कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। और जब एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा एच से। डेल्टा एच क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट एनर्जी। अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है, एंडोथर्मिक है। देखो प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी सी है, सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी सी है, कम में से मैं ज्यादा रखूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब एक्सोथर्मिक। दूसरा पॉइंट, ये सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। बेटा सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी सी है और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी ज्यादा है। पहले एनर्जी कम थी, अब एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी क्या किया इसने, गेन किया। क्या किया इसने, एनर्जी को गेन किया। अगर इसने एनर्जी गेन किया मतलब क्या, डेल्टा एच बाद वाली ज्यादा है, पहले वाली कम थी, डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ, मतलब ये रिएक्शन कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक। अब देखो एंडोथर्मिक का मतलब हमारे को वर्क करना पड़ेगा, हमारे को एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये रिएक्शन खुद से नहीं होगी। जबकि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये रिएक्शन खुद से हो सकती है। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सवाल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो एडिशनल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट हायर एनर्जी पर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। पहली बात, कोई सी भी रिएक्शन हो जो ट्रांजिशन स्टेट रहेगी वो सबस्ट्रेट से हायर एनर्जी पर रहेगी और कैसी रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। इफ द प्रोडक्ट इज एट लोअर एनर्जी, अगर प्रोडक्ट कम है, लोअर एनर्जी लेवल पर है तो एक्सोथर्मिक हो गया, जिसका मैंने भी बताया एक्सोथर्मिक का स्पॉन्टेनियस के नाम से आ सकता है। इट रिक्वायर्स नो एनर्जी बाय हीटिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट।
एक बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एज ए रिजल्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज। अभी मैंने बताया कि एंजाइम क्या कर रहा है, जो एक्टिवेशन की जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसको कम कर रहा है। अगर एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करेगा तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, जल्दी होगी। अगर वो रिएक्शन जल्दी होगी मतलब उसने क्या कर दिया, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा दिया। अब कोई भी जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार है? पहली चीज टेम्परेचर और पीएच। कोई भी जो एंजाइम होता है एक पर्टिकुलर रेंज में मैक्सिमम काम करता है। जैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं वैल्यू। जैसे कोई एक एंजाइम है मेरे पास, वो एंजाइम क्या कर रहा है, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम काम करता है। अगर मैं 60 से 70 करूंगा या 40 से 30 करूंगा तो दोनों ही कंडीशन में जो उस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिमिलरली यही बात है कि एंजाइम जो होता है वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है एक पर्टिकुलर तापमान पर और पीएच पर। एक्टिविटी क्या होगी, उससे पहले भी घटेगी उसके बाद में भी घटेगी। देखो ये ध्यान रखना, ग्राफ में x क्या है, y क्या है। x टेम्परेचर है, y एंजाइम की एक्टिविटी है। x pH है, y क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर तापमान पर एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहा है। उस तापमान से मैं कम करूं तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, उस तापमान से ज्यादा जाऊं तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। एक पर्टिकुलर पीएच पर ही एंजाइम मैक्सिमम काम करेगा, मैं उससे चाहे कम जाऊं या उससे ज्यादा जाऊं। तो ये वाला पॉइंट तो तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है ना, एग्जामिनर थोड़ा सा पगला जाता है, तो क्या दे देता है, ऐसे सवाल दे देता है कि मान लो एक ग्राफ है, यहां मैंने एक राजू को बिठा दिया। अब राजू को बिठा दिया, मैं पीएच बढ़ाते जा रहा हूं तो एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैंने राजू को यहां बिठा दिया तो बेटा जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, देन एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जब ये क्या है, ये है राज की बातें, राज की बातें कि एक कोई पर्सन है जो 0 पॉइंट से, एक कोई पर्सन है जो 0 पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ जाए जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ कंटिन्यू मूव हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ कंटिन्यू मूव हो रहा है। तो क्या देखने को मिला बेटा कि पहले एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हुई, फिर मैक्सिमम हुई और फिर क्या हो गई, डिक्रीज हुई। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर पर वर्क कर लेते हैं, हाई प्रेशर पर भी वर्क कर लेते हैं, बट एंजाइम हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर वर्क क्यों नहीं कर पाते। मैंने बताया मोस्टली एंजाइम क्या होते हैं, टर्सरी प्रोटीन। ज्यादा तापमान देंगे प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर खो जाएगी, सेकेंडरी खो जाएगी, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगी। तो टर्सरी स्ट्रक्चर अगर एंजाइम ज्यादा तापमान पर खो देगा मतलब वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो दे रहा है, वो एंजाइम ही नहीं रहेगा, मतलब तापमान बढ़ाने पर वो वाली बात हो जाएगी, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, तो ये वाली बात। तो इसलिए तापमान नहीं बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो क्या है बेटा, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। फिलिक मतलब ब्रेन, मतलब ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेगा, टेम्परेचर लविंग है। ऐसा है बेटा, टेम्परेचर लविंग है। टेम्परेचर लविंग है इसका मतलब क्या है कि थर्मस जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैं एक बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूं, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। कौन, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूं। इससे एंजाइम मिलता है बेटा टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये टेक डीएनए पॉलीमरेज कैसा है बेटा, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, मतलब तापमान संवेदी नहीं है। तापमान कैसा है रे, विरोधी है। टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। दूसरी चीज 12th क्लास
टॉपिक बायोटेक, उसमें एक सवाल आता है कि इसके अंदर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, तो टेक डीएनए पॉलीमरेज ही यूज किया जाता है। तो बेटा ये जो थर्मस एक्वेटिकस से टेक डीएनए पॉलीमरेज निकाला जाता है, ये 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पर भी स्टेबल रहता है, काम कर लेता है, जबकि बाकी एंजाइम्स ऐसा काम नहीं करते। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात आपके केमिस्ट्री में भी आएगी और यहां पर भी, अगर मैं किसी भी रिएक्शन का तापमान 10 डिग्री से बदल रहा हूं, इफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 2 टाइम्स, चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, इफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, अगर तापमान में बदलाव 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन या तो वो डबल हो जाएगी या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जैसे कि कैसे, ये बोल रहा है कि मेरे पास एक ए है ना, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर मेरे पास रेट कांस्टेंट है आर ए एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो रहा है, मैं यहां पर, और वो बोलेगा कि रेट कांस्टेंट या टेम्परेचर जो कांस्टेंट है वो 2 है, टेम्परेचर को, ये केमिस्ट्री का सवाल है, केमिकल काइनेटिक्स का, लेकिन इसकी थ्योरी यहां पर भी दी हुई है। टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो बोल दिया 2 है, कहने का मतलब क्या है, पहले अगर 40 डिग्री था और अब वो पूछ लिया कि 60 डिग्री पर क्या होगा। मान लो कि इस आरए की वैल्यू वो दे दिया 40 मिलीमोल, ठीक है, 40 मिलीमोल दे दिया है, कुछ भी वैल्यू दे दिया इसकी। अब वो पूछ लेना अब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, 40 मिलीमोल पर मिनट दे दिया, ठीक है। अब वो पूछ लिया कि इसकी कितना क्या होगा, तो देखो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट कितना है, 2, मतलब अगर मैं पहले 40 डिग्री था, अगर मैं 50 करूंगा तो जो पहले रेट थी इसकी कितनी थी 40, अब कितनी होगी 2 गुना होगी, क्योंकि रेट को टेम्परेचर कांस्टेंट कितना दे रखा है 2। 10 डिग्री बदलाव होने पर ये इसका जो कितना गुना हो जाएगा, डबल। अब 50 का क्या हो रहा है 60, मतलब ये वाली कंसंट्रेशन अब कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी। तो ये वाला कंसेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट है आपका टेम्परेचर का। थैंक यू फॉर द डे।